इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां इंसान और मॉन्स्टर एक साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी मिट नहीं पाती। वैम्पायर, वेयरवुल्फ, विचेस और ऐसे ही तमाम आउटकास्ट जो देखने में अलग, व्यवहार में अलग और पूरी दुनिया की नजरों में हमेशा खतरा। ये लोग इंसानों के समाज से कटे हुए थे। सब कहते थे कि इंसान और आउटकास्ट साथ रह सकते हैं, मगर सच यह था कि इंसान हमेशा इनसे दूर ही रहना चाहते थे। इसीलिए इन जीवों को आउटकास्ट कहा जाता था। कहानी शुरू होती है एक आम से स्कूल से, जहां हमारी मुख्य किरदार वेडनेसडे एडम्स पढ़ती है। वही वेडनेसडे जो बुद्धिमान है, तेज दिमाग है, मगर दिल से बिल्कुल पत्थर। कोई भाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई हंसी नहीं। उसकी काली सोच, उसका अजीब सा ह्यूमर और उसकी चुप्पी उसे बाकी सभी बच्चों से अलग और डरावना बनाती है। स्कूल में हर कोई उसे फ्रीक कहकर बुलाता है, लेकिन वेडनेसडे को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वह गलियारे से गुजर रही होती है कि उसे अपने छोटे भाई की मध्यम सी आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर लॉकर के पास पहुंचती है और पाती है कि कुछ बदमाश लड़कों ने उसके भाई को लॉकर में बंद कर दिया है। उसका भाई तो मासूम था, वह नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे, लेकिन वेडनेसडे यह जान चुकी थी कि इस बार उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जैसे ही वह उसे बाहर निकालती है, उसकी आंखों के सामने अचानक एक तेज विजन चमकता है। उसे दिखता है कि वही लड़के उसके भाई को जबरदस्ती लॉकर में धकेल रहे हैं। कुछ दिनों से उसे कोई भी चीज छूते ही भूत, भविष्य, वर्तमान की झलक दिखने लगी थी, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। गुस्से से भरी वेडनेसडे सीधे स्विमिंग पूल पहुंचती है, जहां वे लड़के मौज कर रहे होते हैं। वे उसे देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वेडनेसडे तो उनके लिए अपनी खास सजा लेकर आई है। वह पिराना मछलियां पूल में छोड़ देती है, खून की प्यास से भरी हुई, दांतों से चमकती हुई। पलक झपकते ही वे लड़कों पर टूट पड़ती हैं। उनकी चीखें गूंजती हैं, पानी लाल हो उठता है और इस नजारे को देखकर वेडनेसडे के होंठों पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान उभर आती है। लेकिन इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसके माता पिता उसे नेवरमोर अकादमी में दाखिला दिलाने का फैसला करते हैं। वही स्कूल जहां सिर्फ आउटकास्ट पढ़ते हैं। यही वह जगह थी जहां उसकी मां बाप भी पढ़े थे। भले ही यह स्कूल उसके जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया था, मगर वेडनेसडे इसे किसी कैद खाने की तरह ही देखती है। उधर अकादमी से कुछ दूरी पर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर उसे आउटकास्ट के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले भी ऐसे जीवों के साथ रह चुका है और उसे किसी से डर नहीं लगता। कुछ ही देर बाद जंगल में एक अंधेरी आकृति उस पर झपटती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। शहर में यह तीसरी हत्या थी, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह काम इंसान का है या कोई दानव। इधर नेवरमोर में वेडनेसडे अपने माता पिता के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी है। प्रिंसिपल बताती है कि वह वेडनेसडे की मां मोर्टिशिया के साथ पढ़ चुकी है। वेडनेसडे उसे ताना देती है कि उसकी मां के साथ रहने के बावजूद प्रिंसिपल का दिमाग कैसे अब तक सही है। प्रिंसिपल उसके व्यंग को नजरअंदाज कर देती है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पिरान्हा वाली घटना के बाद वेडनेसडे को मानसिक थेरेपी करानी होगी, इसीलिए उसे शहर की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वेलरी के यहां हफ्ते में 2 बार जाना होगा। प्रिंसिपल उसे नया कमरा दिखाती है और उसकी रूममेट एनिड से मिलवाती है, जो वेडनेसडे के बिल्कुल उलट थी। रंगीन, खुश मिजाज, हंसमुख और जीवन से भरी हुई। उसका कमरा इंद्रधनुष की तरह चमकता था और वेडनेसडे को रंगों से नफरत थी। पूरा कमरा देखकर ही उसका मूड खराब हो जाता है। उसी रात उसके माता पिता उसे वहीं छोड़कर जाते हैं और जाते जाते उसके पीछे एक थिंग, एक कटा हुआ चलता फिरता हाथ उस पर नजर रखने को छोड़ देते हैं। वेडनेसडे जानती थी कि उसके माता पिता उसे भागने से रोकना चाहते हैं, लेकिन वह पहले ही निश्चय कर चुकी थी, वह इस जगह से जरूर भागेगी। उधर पुलिस को जंगल में एक और बिखरी हुई लाश मिलती है। शरीर के टुकड़े इधर उधर पड़े थे और कुछ हिस्से गायब थे। शेरिफ को पूरा यकीन था कि इन हत्याओं के पीछे आउटकास्ट का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था।
नेवरमोर में वेडनेसडे और एनिड के बीच उनके विपरीत स्वभाव की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। तभी बॉटनी टीचर मिस थॉर्नहिल आती है, स्कूल की एकमात्र इंसान टीचर। वह दोनों को शांत करवाती हैं और वेडनेसडे को एक फूल देकर वेलकम करती हैं। अगले दिन तलवारबाजी क्लास में वेडनेसडे की भिड़ंत बियांका से हो जाती है। स्कूल की सबसे पॉपुलर, आत्मविश्वासी और घमंडी सायरन लड़की। लड़ाई में बियांका वेडनेसडे के माथे पर चोट कर उसे हरा देती है। जब वेडनेसडे बाहर निकल रही होती है तभी उसके सिर पर लगी मूर्ति गिरने ही वाली होती है, लेकिन एक लड़का जेवियर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे उसे शुक्रिया कहने के बजाय ठंडे स्वर में कहती है कि उसे बचाने की जरूरत नहीं थी। अगले ही पल वह थिंग को अपने कमरे में छिपा पाती है। वह उसे धमकाती है कि अगर वह उसके लिए काम नहीं करेगा तो वह उसकी उंगलियां काट डालेगी। घबराकर थिंग उसके सामने झुक जाता है और वेडनेसडे उसे अपना साथी बना लेती है। अब उसका उद्देश्य स्पष्ट था, नेवरमोर से भागना। अगले दिन थेरेपी सेशन में जाने के बहाने वह साइकेट्रिस्ट की बिल्डिंग के बाथरूम से निकलकर भाग जाती है। रास्ते में उसे एक फल बेचने वाले की मौत का विजन दिखता है। फिर वह एक कॉफी शॉप पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात टायलर से होती है। दोनों की मुलाकात आम सी लगती है, लेकिन कहानी में बाद में इसका कितना बड़ा रोल होगा वेडनेसडे अभी नहीं जानती थी। शहर के कुछ इंसान वेडनेसडे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। तभी शेरिफ और प्रिंसिपल आ जाते हैं और वेडनेसडे को पकड़कर वापस ले जाते हैं। वापसी के रास्ते में वही फल बेचने वाला आदमी मृत अवस्था में मिलता है, ठीक उसी तरह जैसा वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। रात में वेडनेसडे वायलिन बजाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। एनिड उसे बताती है कि आज पूरा चांद है, लेकिन वह खुद वेयरवुल्फ में बदल नहीं पाई क्योंकि उसकी शक्तियां अब भी पूरी नहीं हुई। उसे डर था कि अगर वह कभी भी वेयरवुल्फ न बनी तो उसकी जाति उसे हमेशा के लिए बाहर कर देगी। इसी बीच थिंग टाइलर के घर जाकर वेडनेसडे की उसके साथ वीडियो कॉल कराता है। दोनों फिर भागने की योजना बनाते हैं। अगले दिन फेस्टिवल में वेडनेसडे प्रिंसिपल का ध्यान भटकाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल में उसे रोवन मिलता है, वही लड़का जिसने तलवारबाजी में बियांका से हार खाई थी। उसे छूते ही वेडनेसडे को रोवन की मौत का विजन आता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोवन उल्टा उस पर हमला कर देता है। वह उसे एक पुरानी भविष्यवाणी वाली ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़की जो बिल्कुल वेडनेसडे जैसी दिखती है नेवरमोर को नष्ट कर रही होती है। रोवन बताता है कि उसकी मां ने भविष्यवाणी की थी कि वेडनेसडे इस अकादमी के लिए विनाश लेकर आएगी और इसलिए वह उसे मारने आया था। रोवन वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी जंगल का वही दानव आता है और रोवन को टुकड़ों में बांट देता है। वेडनेसडे सदमे में वहां खड़ी रह जाती है। अगली सुबह नेवरमोर अकादमी का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। जंगल में हुई हाल की हत्याओं ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी, लेकिन अकादमी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी को एहसास था कि वह दानव अकादमी के बिल्कुल पास कहीं घूम रहा है, मगर कोई भी खुलकर इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन वेडनेसडे किसी साधारण लड़की की तरह डरने वालों में से नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, ये हमले यूं ही नहीं हो रहे, कोई ना कोई इस दानव को नियंत्रित कर रहा है और वह इस सच तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उधर स्कूल में पोकअप प्रतियोगिता का ऐलान हो चुका था, एक वार्षिक चैलेंज जिसमें टीमों को नदी पार करके जंगल से अपनी अपनी टीम का फ्लैग लाना होता था। एनिड ने वेडनेसडे को भी टीम में शामिल होने को कहा, लेकिन वेडनेसडे को ऐसी गतिविधियों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। मगर जैसे ही उसे पता चला कि मुकाबले में बियांका भी शामिल होगी, वेडनेसडे ने बिना सोचे उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी टीमें अपनी अपनी नावें लेकर पानी में कूदती हैं। बियांका के साथ ही पानी के भीतर से बाकी टीमों की नावों को पलटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेडनेसडे इस चाल को पहले ही समझ चुकी थी। वह अपनी टीम को सही रास्ते से ले जाती है और आखिर में फ्लैग छीनकर
कप जीत जाती है। बियांका के चेहरे पर छाई खींच वेडनेसडे के लिए एक मीठी जीत होती है। उसी रात वेडनेसडे को एक और तेज विजन आता है, इस बार जेवियर का, और वही खूंखार दानव उसके आसपास मंडराता दिखता है। यह विजन वेडनेसडे को सीधे जेवियर की आर्ट वर्कशॉप तक ले जाता है। वहां वह देखती है कि जेवियर की बनाई हर तस्वीर उस दानव की ही झलक है। लाल आंखें, नुकीले पंजे और जंगल की अंधेरी पगडंडियां। जेवियर उसे बताता है कि उसे ये सब बनाए बिना चैन नहीं मिलता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका हाथ पकड़कर उसे चित्रकारी करने पर मजबूर कर रही हो। दूसरी ओर पुलिस को फिर एक लाश मिलती है। इस बार वे दानव को करीब से देख पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वह पलक झपकते ही पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। शेरिफ का शक फिर से नेवरमोर के छात्रों पर जाता है, मगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वेडनेसडे इन सभी घटनाओं के बीच एक चीज को जोड़ने लगी। यह दानव सिर्फ मार नहीं रहा, बल्कि किसी खास मकसद के लिए चुने हुए लोगों पर हमला कर रहा है। एक रात वेडनेसडे चुपके से जंगल में जाती है। हवा में ठंडक और डर दोनों घुले हुए थे। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत आगे बढ़ती है और एक घायल स्टूडेंट को जमीन पर पड़ा पाती है। अचानक वही दानव सामने आ जाता है। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी तेज थीं और उसके पंजों से ताजा खून टपक रहा था। वह वेडनेसडे पर झपटने ही वाला था कि कहीं से एक घंटी बजती है। दानव रुकता है और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो जाता है। वेडनेसडे मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन अकादमी में अफरा तफरी मची रहती है। शहर के मेयर, जो प्रोग्राम के लिए आए थे, अपने भाषण के बीच में ही किसी हमले का शिकार बन जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि यह मामला अब सिर्फ जंगल का नहीं रहा, यह दानव शहर तक पहुंच चुका है। रात में वेडनेसडे फिर से जेवियर से बात करती है। वह अब पूरी तरह आश्वस्त थी कि जेवियर किसी न किसी तरह इस दानव से जुड़ा हुआ है, लेकिन जेवियर इसे साफ नकार देता है। उनकी बहस इतनी तेज हो जाती है कि वेडनेसडे गुस्से में वहां से निकल जाती है। उधर एनिड उससे बताती है कि मेयर पर घातक हमला हुआ है। अब शहर डर की गिरफ्त में था। वेडनेसडे अपने विजन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है और अचानक उसे एक तेज झटका लगता है। इस बार विजन में उसे टाइलर का चेहरा दिखता है। वह हड़बड़ा कर उठती है। सारा पजल एकदम से साफ होने लगता है। दोषी जेवियर नहीं था, बल्कि टाइलर ही वह दानव था। एक हाइड, एक ऐसी खतरनाक प्राणी जो सदियों से लोगों के खून से प्यास बुझाता आया है। लेकिन असली राज अब सामने आता है। टाइलर इस सब का मास्टरमाइंड नहीं था। उसे नियंत्रित कर रही थी डॉक्टर वेलरी, वही थेरेपिस्ट। वह हाइड को नियंत्रित करने के प्राचीन तरीके जानती थी और टाइलर उसी का चुना हुआ शिकार था। उसका मकसद था नेवरमोर के इतिहास और उसके वंश को खत्म करना। अब कहानी अपने आखिर की तरफ बढ़ चुकी थी। अंतिम रात जंगल में जबरदस्त टकराव होता है। टाइलर हाइड का रूप लेकर चीखता हुआ बाहर आता है। डॉक्टर वेलरी जादुई किताब के सहारे उसे और भी शक्तिशाली बनाती है। लेकिन उसी समय एनिड पहली बार पूरी वेयरवुल्फ बन जाती है। उसकी दहाड़ जंगल को हिला देती है और वह हाइड पर टूट पड़ती है। जेवियर तीर चलाता है। वेडनेसडे डॉक्टर वेलरी तक पहुंचती है। किताब को आग लगाई जाती है, वही किताब जो हाइड को नियंत्रित करने की असली कुंजी थी। जैसे ही किताब चलती है, हाइड जमीन पर गिर पड़ता है, कमजोर, ऑलमोस्ट बेहोश। डॉक्टर वेलरी गिरफ्तार होती है। लड़ाई खत्म होती है। जंगल में सन्नाटा फैल जाता है। एनिड उसके कंधे पर सिर रखे हैं। जेवियर शांत सा मुस्कुरा रहा है और थिंग उसकी हथेली पर नर्म से थपथपा रहा है। वेडनेसडे पहली बार महसूस करती है कि शायद वह अब अकेली नहीं है। उसी समय उसका फोन बजता है। एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, हमें पता है तुम कौन हो और आगे क्या होने वाला है। वेडनेसडे की आंखों में हल्की सी ठंडी चमक उभरती है। कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी।